पीडीएम की जो 14 जमाती इत्तेहाद था, प्लस जो इनका अपना सेगमेंट ऑफ मीडिया था, प्लस जो इनके सहूलतकार थे, प्लस जो पपेट इलेक्शन कमीशन था, सबको मिलाकर भी ये मैदान में उतरे हैं, तब भी इनका वोट बैंक कम से कम हो रहा है। तो इसके बाद तो ना कोई इखलाकी जवाज रहता है इनका हुकूमत में रहने पे, और ना इन्हें हुकूमत के अंदर इस वक्त रहना चाहिए। मेरा लीडर समझदार भी है, दलेर भी है, अवामी भी है। वो जो फैसला करेगा वो पाकिस्तान के अवाम के मफाद में करेगा, चाहे वो लॉन्ग मार्च का फैसला हो, चाहे वो कुछ इलाकों को बंद करने का फैसला हो। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस शहर का एक बाशऊर शहरी होने के नाते, इस शहर के लॉ एंड ऑर्डर से बहुत क्लोज वाकफियत होने के नाते बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ कि शहर में 800 से 1000 मोबाइल फोन रोजाना की बुनियाद पे चोरी होते हैं या छीने जाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। जनाबे वाला, हुकूमत में आए या लाए गए, 5 माह के अंदर नून लीग के मुतजाद बयानात ने उसके वोटर को उलझा दिया, चकरा दिया। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन बात वहां से चली थी और अब आ गई है बदलती है बयान नून लीग कैसे कैसे तक। 5 माह के मुख्तसर से अरसे में नून लीग की क़यादत समेत वजीरों और मुशीरों ने अपने बयानात से कई बार यू टर्न लिया। इससे बढ़कर वो आज तक कौम को यही नहीं सही तौर पर वाज़ेह कर सके कि जनाब वो हुकूमत में अपनी मर्जी से आए, जबरदस्ती लाए गए, किसके कहने पर आए, क्यों आए, किस लिए आए। तहरीक आदम एतमाद आने से पहले शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान काफी मुतहर्रिक थे। उन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था कि जनाब उनका इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाने का एक ही बुनियादी एजेंडा है और वो कोई और नहीं बल्कि महंगाई है। और यह तहरीक अदम एतमाद मुकम्मल तौर पर जमहूरी है और आईनी अमल है। तमाम सियासी जमातों का मुत्तफिका फैसला है जो उन्होंने आवाम की बेहतरी के लिए किया है। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो हम आपको शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू सुना देते हैं जो कि वजीर आजम बनने से पहले की थी। हमने ये फैसला सोच समझ के किया और पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की ख्वाहिशात और उनकी जो दिली उनकी जो दुआएं थी जो उनकी अक्कासी है कि हम सब ने मिलकर बड़ी अर्ज़ के साथ कई हफ्ते हमारी मीटिंग्स हुई हैं लाहौर में, इस्लामाबाद में, हर जगह। और उसके बाद हम इस फैसले में पहुंचे कि अब मजीद ताखीर की तो ना अवाम माफ करेंगे हमें, ना खुदा हमें माफ करेगा। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने और हुकूमत में आने के बाद नून लीग का मौक़िफ़ यकसर तब्दील हो गया और फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने की बुनियादी वजह यह थी कि वो नवंबर में कोई मनपसंद तैनाती और 10 साल तक इक़्तिदार में रहना चाहते थे। खुर्रम दस्तगीर खान ने खुद इस बात का एतराफ़ किया था। आप सुनिए। अब जनाब इन्होंने ये नया शोशा छोड़ा और इस पर एक बहस शुरू हुई और अभी यह बहस खत्म हुई नहीं थी कि हुकूमत की जानिब से एक और यू टर्न ले लिया गया। इस बार नया बयान देने वाली शख्सियत का नाम था जावेद लतीफ। उन्होंने अपनी जमात के पिछले 2 बयानात की खुद ही धज्जियां उड़ा के रख दी और कहा कि वो हुकूमत में आए नहीं बल्कि लाए गए थे। हमें लोग कहते थे, डराते थे, दबाव में लाते थे इस बात पे कि अगर फौरी तौर पर अदम एतमाद करके आप हुकूमत में ना आए तो फलां आ जाएगा, फलां बैठ जाएगा किसी चेयर पे। कोई किसी किस्म का हमें उस वक्त भी ना नोटिस था ना हमने लिया था, मगर इत्तेहादी जमातों के हम फैसलों पर के पाबंद थे। मैं आज भी ये बात कहने लगा हूं। जनाब एक तरफ नून लीग ने कौम को इन 5 माह के अंदर महंगाई, गुर्बत, लाकानूनियत, बदहाली और बदतरीन गवर्नर्स के नतीजे और दिया क्या है। दूसरी तरफ वो अपने वोटर्स को भी वाज़ेह नहीं कर सकी कि उसने मुख्तसर अरसे के लिए हुकूमत आखिर ली क्यों थी। क्या अपनी मर्जी से इक़्तिदार में आई या जबरदस्ती लाई गई, महंगाई खत्म करने आई या इमरान खान के मुताबिक अपने मुकदमात बंद करवाने आई, रिलीफ देने आई या फिर NRO 2 लेने के लिए आई। खैर नून लीग इसका जवाब क्या देती। इसके बाद इसहाक डार ने एक और नया बयान दाग दिया कि वो सोच समझकर हुकूमत में आए हैं। पहले कहा था मर्जी से लाए गए, किसी और की मर्जी से आए, अपनी मर्जी से नहीं आए। फिर इसहाक डार ने कहा किस वजह से आए, उनकी भी सुनते हैं।
ये यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करते तो आपकी पॉपुलैरिटी उसी तरह ठीक रहती, कोई और जो है अपने बोझ के नीचे दब के गिरता। ये बात सही है। दिस चॉइस वॉज वेरी डिफिकल्ट। रियासत और सियासत, शुड वी केयर फॉर अवर पोलिटिकल कैपिटल, शुड वी केयर फॉर द कंट्री, शुड वी केयर फॉर 230 मिलियन पीपल ऑफ पाकिस्तान? दैट इज द डिफरेंस। ये हमने सोच समझ के किया है, कोई इसमें कोई शक नहीं है। जनाबे वाला, जो लोग आज तक ये फैसला नहीं कर सके कि हुकूमत में खुद आए या फिर लाए गए, उनका इक़्तिदार लेने का मकसद क्या था, उन्होंने इमरान खान को कुर्सी से क्यों उतारा, उनसे आवाम के लिए संजीदा फैसलों की उम्मीद आखिर कैसे की जा सकती है? अगर महंगाई खत्म करने के लिए आए थे तो पेट्रोल तो 150 रुपए का था, आज कितने का है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। उस वक्त डॉलर करीबन 180 रुपए का था, आज कितने का है ये भी मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि गुज़िश्ता रोज डॉलर की कीमत क्या होती है और आज बढ़ जाती है। जब नून लीग की हुकूमत आई डॉलर कम हुआ, लेकिन शायद वो प्रैंक हुआ, क्योंकि उसके बाद डॉलर ऐसा बढ़ा कि समझ नहीं आ रहा था कि उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। उसके बाद इसहाक डार साहब आए, डॉलर कम होना शुरू हो गया, उसकी कीमत कम होनी शुरू हो गई, लेकिन उसके बाद पिछले 5 दिन से डॉलर की कीमत में बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है और कोई पुरसान हाल इन तमाम चीज़ों का है नहीं। समझ नहीं आता कि जनाब किस तरह से हुकूमत चलानी है, लेकिन यह पता है कि जनाब हुकूमत चलानी है। लेकिन खैर आगे बढ़ेंगे, गुफ्तगू का हिस्सा बनाते हैं। मलिक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, उनसे मजीद बात करते हैं क्या होने जा रहा है। मतलब खान साहब अभी तो ये बात डिसाइडेड हो चुकी है कि इलेक्शंस नहीं कराएंगे, तो खान साहब के पास क्या क्या ऑप्शंस रह गए? जनाब ज़िमनी इलेक्शंस में तो आपने अच्छी कारकर्दगी दिखा दी, ये बता दीजिए अक्टूबर में ही लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, क्योंकि ये बात फैसला हो चुका है कि उन्होंने अभी हुकूमत करनी है, आपको इलेक्शंस नहीं देने, तो आप फिर फैसला कर चुके हैं लॉन्ग मार्च करेंगे या इसके अलावा भी कोई ऑप्शंस हैं आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो इसहाक डार साहब ये कह रहे हैं कि वो मईशत को ठीक कर लेंगे, तो उनको बताना ये पसंद करेंगे कि एक्सपोर्ट्स आपकी गिर रही हैं, रेमिटेंसेस आपके गिर रहे हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 0.6% सिर्फ इस माह के अंदर बढ़ी है। उसके अलावा जो हाल हो गया है महंगाई का वो भी सबके सामने है, और डॉलर आज जो है इंटर बैंक के अंदर और ओपन मार्केट के अंदर 10 रुपये का डिफरेंस है, और इससे और पर्ची के ऊपर तो 236 से लेकर 250 तक मिल रहे हैं। रिजर्व्स आपके हर हफ्ते गिर रहे हैं, तो कौन सी मईशत की बात करें? ये शायद शरीफ फैमिली की मईशत की बात कर रहे होंगे, क्योंकि अब तो ये आएगी शरीफ फैमिली की मईशत को बचाने है कि जो कोई अगर थोड़ा बहुत फ्लड रिलीफ के लिए लोग बाहर से पैसे दे रहे हैं, तो वो भी तो इन्होंने ठिकाने लगाने हैं ना, कि लंदन, दुबई, कहीं सऊदी अरेबिया, तो वो शायद शरीफ फैमिली की बात कर रहे होंगे, क्योंकि आवाम की मईशत, मुल्क की मईशत तो तबाही के दहाने के ऊपर चल रही है। अब आप आ जाए जो खान साहब ने बात की है, देखिए मेरी एक बात सुन लें, अवाम ने इस हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। जो बाई इलेक्शंस हुए, बाई इलेक्शंस के अंदर पीटीआई की पॉपुलैरिटी 37% से तकरीबन कोई 49% के ऊपर चली गई है। हर हल्के के अंदर हमारा वोट बैंक इंक्रीज हो गया, जबकि हर हल्के के अंदर पीडीएम की जो 14 जमाती इत्तेहाद था, प्लस जो इनका अपना सेगमेंट ऑफ मीडिया था, प्लस जो इनके सहूलतकार थे, प्लस जो पपेट इलेक्शन कमीशन था, सबको मिलाकर भी ये मैदान में उतरे हैं, तब भी इनका वोट बैंक कम से कम हो रहा है। तो इसके बाद तो ना कोई इखलाकी जवाज रहता है इनका हुकूमत में रहने पे, और ना इन्हें हुकूमत के अंदर इस वक्त रहना चाहिए। अब आप आ जाए कि ये जो ये बात करें हम लॉन्ग मार्च की, तो इन्होंने फिर हमारे पास ऑप्शन क्या छोड़ा है? ये अगर इलेक्शंस अनाउंस नहीं करते, ये अगर इस इक्तदार के ऊपर कब्जा जारी रखने की कोशिश करते हैं, तो आपके सामने है फिर तो एक ही है कि अवाम ने आकर अपना कब्जा छुड़वाना है, और कब्जा छुड़वाने। लेकिन आप ये कह रही हैं कि आपके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है सिवाय लॉन्ग मार्च करने के। आप ये भी तो देखें ना, उनके पास क्या ऑप्शन बचा है? दे हैव नथिंग टू लूज, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आपका बयानिया इतना स्ट्रांग हो चुका है, आवाम आपकी तरफ है, जलसे में आवाम आपके पास आती है, उनका आपने जो वोट बैंक था वो सुखेड़ के रख दिया है। हर ज़िमनी इंतखाबात में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। वो अपनी मुद्दत क्यों छोड़ दें? वो कहें क्यों आपको इलेक्शन देते? उनको पता है कि आज इलेक्शन करा लेंगे, आपके पास 2/3 अक्सरियत आ जाएगी, तो वो उनके पास खोने को तो कुछ है नहीं। तो उनसे ये होना चाहिए था कि क्या ये टेन्योर उनका था? क्या 80 जमात वाली पार्टी को वहां पर वजीर आजम की सीट पर बैठना चाहिए था?
और दूसरा ये कौन सा ये जो ये बार बार ये बात करते हैं कि जी हम कौन सी, हमने तो सियासत दाव पे लगाकर रियासत बचाई। तो सबको पता है कि आपने अपनी चोरियां बचानी थी, आपने अपना माल बचाना था, आपने अपनी आल और खाल बचानी थी। अच्छा। जिसके लिए आप इस हुकूमत में आए। तो NRO 2 तो आपने ले लिया था, लेकिन कल से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है और जिस तरह के कमेंट्स आ रही हैं और जिस पर मीडिया के ऊपर ब्लैकआउट किया जा रहा है कि शायद इनका NRO 2 भी इंशाल्लाह रिवर्स हो जाएगा। और शायद वो जो कह रहे हैं ना, और आज जिस तरह के वो ट्रेंड्स चला रहे हैं कि फैसला तो नवाज शरीफ का चलेगा, तो उन्हें मैं बता दूं टार्जन की वापसी में और राजन की वापसी में बड़ा फर्क है। तो ये जो राजन की वापसी है ना, मतलब वो अपने आने का पाकिस्तान तो फैसला कर नहीं पा रहा, तो पाकिस्तानी मुल्क के फैसले वो करेगा, ये तो इनको समझ लेना। तो कर रहे हैं आप जो कह रहे हैं खोने के लिए, सारे फैसले वहीं से हो रहे हैं। के लिए पूरा मुल्क दाव पर लगा दिया है, अवाम की जिंदगी दाव पर लगा दिया है। अवाम इस वक्त जो उनके हालात हो रहे हैं, उसके बाद भी अगर ये सिर्फ इक्तदार खेलना चाहते हैं और सिर्फ इसलिए बैठना चाहते हैं कि जी हम शायद 1 महीने बाद कुछ कर लें, तो ये कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। इस वक्त आज जो इंटरनेशनल डेटा आया है, पाकिस्तान में हाईएस्ट इन्फ्लेशन है पूरी दुनिया के ममालिक में। पाकिस्तान 17वें नंबर पर है, जहां 40% से ज्यादा की इन्फ्लेशन है। यहाँ पर इसाकदार आकर फैक्ट फजिंग करें। इसाकदार यानी पूरी यहाँ पर पाकिस्तानी कौम जो है वो बिजली के बिलों के लिए बेच रही है सब कुछ। ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है। टाइम की किल्लत होंगे, ज्यादा आपसे सवाल कर सकूं। आपकी बात दुरुस्त है, वजह आपकी बात इस वक्त इन्फ्लेशन की जो आप बात कर रही हैं, इस वक्त महंगाई की जो आप बात कर रही हैं, इसमें बेरोजगारी की जो बात कर रही हैं, आपकी बात बिल्कुल वजह है, बिल्कुल दुरुस्त है। मैं इससे इत्तेफाक करता हूं। लेकिन जनाब ये बताइए, आपके पास लॉन्ग मार्च के अलावा और कोई ऑप्शन बाकी बचा है? लॉन्ग मार्च से ना हुकूमतें बनती है ना हुकूमतें जाती हैं, आपको भी पता है। आपने तो तवील धरना दिया 2014 में, आप लोगों का जो धरना था इंतहाई ज्यादा तवील धरना था, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत आप गिरा नहीं सके। लेकिन आप लोग कहते हैं कि हम शहर बंद करेंगे। लाहौर आपकी हुकूमत, पंजाब आपकी हुकूमत है ना, पेशावर में आपकी हुकूमत है, लाहौर में आपकी, सिंध ऐसा है जहां पर आपकी हुकूमत नहीं है। शहर बंद करेंगे आप लोग? इस मुल्क में कुछ भी बिगाड़ना नहीं चाहते थे, बल्कि खान साहब तो हमेशा इस मुल्क को संवारना ही चाहते थे। आप चाहे सेहत कार्ड देख लें, चाहे आप लंगर खाने पनागाहें देख लें, चाहे आप मुल्क की मईशत के हालात देख लें, हम तो कभी ये चीजें नहीं चाहते थे। इसीलिए आपने ये देखा है जिस तरह की बुर्दबारी और जिस तरह के तहम्मुल का खान साहब कर रहे हैं, आपके सामने ही है कि खान साहब जिस तरह से बार बार डेट्स पे डेट्स दिए जा रहे हैं कि हमारा मुतालबा क्या है। हम सिर्फ इनसे कोई गैर आईनी गैर कानूनी मुतालबा नहीं कर रहे, हम इनकी तरह वो नहीं कर रहे कि जी मौलाना फजलुर रहमान जो है वो अपने जत्थे लेकर आ जाएं और फिर उसके बाद ऐसे गायब हो जाएं जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाता है और उसके नतीजे के अंदर नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाजत मिल जाए। हम बिल्कुल इसी तरह नहीं करे कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले काम पे टांगने वाला मार्च लेकर जलसी लेकर आ जाएं। हम बात ये करना चाहते हैं कि ये अवाम आएगी। क्या इस मुल्क का हाल ये श्रीलंका जैसा करना चाहते हैं? क्या ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम इनको इनके घरों के अंदर घुस कर निकाले? क्या ये चाहते हैं कि जाती उमरा और बिलावल जरदारी हाउस की जो ईंट से ईंट बजा दे? इमरान खान साहब सिर्फ इतना चाहते हैं अवाम को पुरअमन रहने दें। अवाम, हम लोग जो लोग हैं ना PTI वाले, हम पुरअमन लोग हैं। हम सिर्फ एक मुतालबा कर रहे हैं और इसीलिए हम चाहते हैं कि सिर्फ इलेक्शन की बात की जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर आया जाए। एक ऐसी हुकूमत यहाँ पर कायम की जाए जो अवामी हुकूमत हो, जिसे अवाम की सपोर्ट हासिल हो, जो अवाम के रिलीफ के फैसले करे। हम तसादुम नहीं चाहते क्योंकि तसादुम मुल्क के अगेंस्ट है। इसीलिए जब 25 मई को रियासत और अवाम आमने सामने थी तो सिर्फ एक लीडर था जिसने 1 इंच के फासले से तसादुम को बचाया था। और अब भी हम, आप ये देखें, अक्सरियत में होने के बावजूद, मकबूलियत के मेराज पर होने के बावजूद, हम फिर भी तहम्मुल से बार बार तारीखें दे रहे हैं ताकि जो हल है चीज़ों का वो इमिकेबली हो जाए। लेकिन ये हुकूमत ये चाहती है कि यहाँ पर तसादुम हो, लाशें गिरें, क्योंकि इनको पता है कि इनके पास कारकर्दगी दिखाने को कुछ नहीं है। तो अब ये जो सेफ एग्जिट है वो इस तरह से चाहते हैं। लेकिन मेरा लीडर समझदार भी है, दलेर भी है, अवामी भी है। वो जो फैसला करेगा वो पाकिस्तान के अवाम के मफाद में करेगा, चाहे वो लॉन्ग मार्च का फैसला हो, चाहे वो
कुछ इलाकों को बंद करने का फैसला हो, जो भी डिसीजन होगा वो अगले हफ्ते 10 दिन में आप सब लोगों के सामने आ जाएगा। आलिया साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और रियासत जो पिछले 6 महीनों से एक तलातुम का शिकार हो चुकी है, कुछ इस तरह के मामलात हैं और ये अब कहा जा रहा है कि ये फाइनल राउंड की जाने बढ़ रही है। खान साहब ने ये बात का फैसला कर लिया है और इस बात का ऐलान भी कर दिया है कि जनाब लॉन्ग मार्च तो होगा, और लॉन्ग मार्च होगा अक्टूबर के महीने में ही होगा। आज गालिबन 20 तारीख तो हो चुकी है अक्टूबर की। लेट्स सी कि आखिरी जो 10 दिन बचे हैं उसमें खान साहब किस तारीख का ऐलान करते हैं कि वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। पिछली बार और अब में थोड़ा सा फर्क ये होगा कि पंजाब में उस वक्त उनकी हुकूमत नहीं थी, लेकिन अब पंजाब में उनकी हुकूमत है, केपी में उनकी हुकूमत है। सिंध से जाहिर सी बात है नफरी को इस्लामाबाद नहीं बुलाया जा सकेगा, तो मौजूदा हुकूमत के लिए खान साहब को इस्लामाबाद आने के लिए रोकना, जैसे कि राना सनाउल्लाह अक्सर अपनी गुफ्तगू में कहते हैं कि हमारे पास ड्रोन्स भी हैं, हम उससे आंसू गैस की शेलिंग कर सकते हैं, हम दीगर शेलिंग कर सकते हैं, हम नहीं आने देंगे, किसी तौर पर बात नहीं होगी। लेकिन इस महीने के आखिर में कुछ ना कुछ डिसाइसिव चीजें हो जाएंगी कि आने वाले वक्तों में क्या होने जा रहा है, क्या मौजूदा हुकूमत अपनी करेगी या फिर खान साहब इसको इलेक्शंस की तरफ ही लेके जाएंगे। जनाब वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो उसका जरा जिक्र कर लें। कराची जनाब लवारिस शहर, एक ऐसा शहर जहां पर इंसान की कदर कीमत नहीं है, सिर्फ अशिया की कीमतों की है। मोबाइल की कीमत है, मोबाइल के चक्कर में इंसान को गोली मार दी जाती है। अब यह इंकशाफ हुआ है कि साल 2016 से लेके 6 साल पहले तक यहां पर हर चीज किराए पे मिलती है, गाड़ी किराए पे मिलती है, बाइक किराए पे मिलती है, आप जो चीज मार्केट में जाएंगे आपको किराए पे मिल जाएगी। लेकिन ऐसा पहली बार सुनने में आया है कि असलहा जो कि वारदातों के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको भी किराए पर दिया जाता है, वो भी आप बासानी तौर पर किराए पर हासिल कर सकते हैं। और अगर आप किराए पर हासिल करेंगे उसके बाद वारदात करें तो जिससे आपने किराए पर असलहा लिया होगा उसको आपने कुछ शेयर देना होगा। और ये पुलिस की नाक के नीचे एक तवील अरसे से चला आ रहा है। 1 महीने से हम देख रहे हैं कि छीना झपटी की वारदातों में अब सीधी गोली मारी जा रही है और कई इंसानी जानें इसमें ज़ाया हो चुकी हैं। इस पर मजीद बात करेंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पर वापस आएंगे, इस तरह सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब एक वक्त था जब कराची में रोजाना तकरीबन 20 से 30 अफराद को कत्ल कर दिया जाता था। कत्ल की इन वारदातों में ज्यादातर टारगेट किलिंग सियासी जमातों से वाबस्ता अफराद की हुआ करती थी। फिर इस बढ़ती हुई टारगेट किलिंग पर काबू पाने के लिए कराची में सिक्योरिटी इदारों की जानिब से ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके इस सियासी टारगेट किलिंग पर तो बड़ी हद तक काबू पा लिया गया। लेकिन स्ट्रीट क्राइम का जिन ऐसा बेकाबू हुआ कि कराची का तकरीबन हर घर ही इससे मुतासिर हो चुका है और अब तो कानून नाफिज करने वाले भी इस जिन का शिकार होते चले जा रहे हैं। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में गुज़िश्ता रोज स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने पहले तो बैंक से रकम निकलवा कर आने वाले शहरी से 4 लाख रुपए लूटे और उसे मुज़ामत पर कत्ल किया। फिर शहरी की मदद को आने वाले शाहीन फोर्स के अहलकार को भी गोली मारकर शहीद कर दिया और आसानी से फरार होने में कामयाब हो गए। लेकिन यह पहला वाकया नहीं जिसमें इस तरह की राजनी की वारदातें, स्ट्रीट क्रिमिनल्स दिन दहाड़े किसी का कत्ल करके फरार हों। ऐसे बेतहाशा और दर्जनों वाकयात हो चुके हैं। कराची की सड़कों पर जनाब डाकुओं का राज है, राजनों का राज है। इस वक्त कराची में 9 माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम की, पिछले 9 माह के दौरान जो मैं आपको बता रहा हूं, तकरीबन 20,000 वारदातें हुई हैं और बल्कि 20,400 के करीब, 20,500 आप कह सकते हैं कि वारदातें हुई हैं। शहरी 1500 से ज्यादा गाड़ियां, इसके अलावा 48,000 मोटरसाइकिलों से महरूम कर दिए गए हैं। जनाब 38,000 मोबाइल फोन छीन लिए गए हैं। मुज़ाहमत पर 93 शहरियों को मौत के घाट भी उतारा जा चुका है। कराची पुलिस के अनोखे बयानात कराची में जराइम की शरह दीगर शहरों से कम है, यह कहना है आईजी सिंध गुलाम नबी का। कराची में स्ट्रीट क्राइम के सिवा दीगर वारदातें खत्म हो गई हैं, आईजी सिंध का यह भी कहना था। जनाब अब उनकी अपनी अलग मंतक है, क्या कह सकते हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम के सिवा दीगर वारदातें खत्म हो चुकी हैं, यानी स्ट्रीट क्राइम में बाकी चीजें नहीं है, लोगों को मारा जा रहा है, कोई फर्क नहीं है। कराची वाले अपने दुश्मन खुद हैं। ताजिर सनसनी फैलाकर कहते हैं सरमायाकारी नहीं होती, ये मैं नहीं कह रहा जनाब, ये एडिशनल आईजी कह रहा है। इसके साथ साथ शहरी डाकुओं की हिदायत पर अमल करें और पुरसुकून रहें। ये बड़ा दिलचस्प एक मशवरा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये कि जो शहरी हैं वो डाकुओं की हिदायत पर अमल करें और पुरसुकून रहें। डाकू नशा करके निकलते हैं, ये कौन कह रहा है?
ये हमारे वो लोग कह रहे हैं जो हमारी हिफाजत पर मामूर हैं, शहरियों की हिफाजत पर मामूर लोग ये कह रहे हैं कि जनाब डाकुओं की हिदायत पर अमल करें, शहरी मुज़ाहमत ना करें। जनाब ये अल्ताफ हुसैन है, SSP इन्वेस्टिगेशन, उनका ये कहना है। सवाल ये भी पैदा होता है कि कार्रवाइयां थम क्यों नहीं रही हैं? बेखौफ स्ट्रीट क्रिमिनल्स के पीछे आखिर हाथ किसका है? और अगर जनाब छीना हुआ माल कहीं तो बिकता होगा, किसी के पास तो जाता होगा, वारदातों के लिए असलहा और गोलियां कहीं ना कहीं से तो मिलती होंगी, कहीं से तो आती होंगी। छीने गए मोबाइल फोन जदीद तरीकों से क्यों नहीं ट्रैक किए जाते? दुनिया आसमान पे जा रही है, हमारे यहाँ ये ट्रैक नहीं किया जाता कि मोबाइल किसके पास है, कहाँ गया है। हाँ, ये कहते हैं कि जनाब डाकुओं की हिदायत पर अमल करें और वो नशे में होते हैं। जनाब नदीम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं और अहमद चुनाय साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों से बात करेंगे। लेकिन पहले अहमद चुनाय साहब की इजाज़त हो तो मैं ज़रा डिटेल्स लूँ नदीम से। नदीम बताइएगा, ये जो बयान एक दिया गया है कि डाकुओं की हिदायत पर अमल करें, ऐसा लग रहा है जैसे कहते हैं कि डॉक्टर्स की हिदायत पर अमल करें, आपकी सेहत के लिए बेहतर होगा, ऐसे ही कुछ है? जी हाँ, बिल्कुल। पुलिस अपनी नाकामी छुपाने के लिए जो है इस किस्म के बहुत से बयान अब जारी कर रही है और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि तो रोजाना की बुनियाद के ऊपर स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में जो है वो खतरनाक और तशवीशनाक हद तक के इजाफा देखा जा रहा है। यही वजह है कि रमा बरस अब तक के डकैती के दौरान मज़ाहमत पर 93 शहरियों को मौत के घाट उतारा जा चुका है, जबकि इस साल जो आपने आदाद शुमार पेश किए कि कितने अफराद जो है वो स्ट्रीट क्राइम की वारदातों से मुतासर हो चुके हैं और पुलिस के पास इन वारदातों पर काबू पाने के लिए ताहाल कोई मुनासिब हिकमत अमली नजर नहीं आती। गुज़िश्ता कई सालों से हम ये सुनते आ रहे हैं कि कराची के अंदर सिटी प्रोजेक्ट जो है वो काबिल अमल बनाया जाएगा और इसके जरिए शहरियों को जो है वो एक चीज और फिर मैं अहमद चुनाय साहब की तरफ जाऊंगा। ये असलहा किराए पे मिलता है, 2016 से ये मामला चले आ रहे हैं। पाकिस्तान में हर चीज किराए पे मिल जाती है और नहीं मिलती तो इंसान छीन लेता है, लेकिन उस छीनने के लिए जो असला है ना वो भी किराए पे मिल रहा है। ये एक नया इंकिशाफ है, लेकिन खैर ये 2016 से चल रहा है। इस हवाले से पुलिस को कोई इतला नहीं है? जी हाँ, पुलिस की जानिब से इस तरह के वाकयात के ऊपर काबू पाने के लिए ज़बानी दावे तो किए जाते हैं, मगर इस गैर कानूनी असले की तरसील को रोकने के लिए कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। शहर के दाखिली रास्तों के ऊपर जो है वो कई मरतबा मादी में हम सुनते आए हैं कि जो है वो वॉक थ्रू गेट्स और जो है वो एक्सरे मशीन नस्ब की जाएंगी, जिसके जरिए शहर के अंदर गैर कानूनी असले की तरसील के ऊपर जो है वो कंट्रोल किया जा सकेगा। चले नदीम हमारे साथ मौजूद रहेगा, अहमद चुनाय साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा मजीद बात कर लेते हैं। अहमद चुनाय साहब, सर ये मामला 2008 से चलते चले आ रहे हैं, अब शायद कराची वालों के लिए मामला बड़े नॉर्मल से हो गए, अब तो इस पर मीम्स बनना शुरू हो गए, मजाहिया चीजें बननी शुरू हो गई। हालांकि मामला इतना सीरियस है कि असलहा तक किराए पर मिल रहा है। ये कराची के अवाम पर किन लोगों को छोड़ा हुआ है? ये अगर कहीं से आए हैं, हमारे जो रहबर हैं, हमारे जो हिफाजत करने वाले लोग हैं, कहते हैं आप इनकी हिदायत पर अमल करें वरना ये गोली मार देंगे। सर ये कानून के रखवालों का बयान हो सकता है, आपको लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो बयानात हैं जो आपने अभी जिक्र किया और इससे पहले भी एडिशनल आईजी और आईजी साहब के बयानात जो हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये बयानात बेहतर अंदाज में भी दिए जा सकते थे और इन बयानात से शहर के शहरियों की हौसला शिकनी हो रही है और वो ये समझ रहे हैं कि हम बेयार मददगार हो गए हैं। मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर हम ये कहते हैं कि जी कराची शहर में जराइम जो है वो दूसरों शहरों की निस्बत कम है, सही है, तो हमारे शहर में मैं आपको आज यहाँ बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आपने जो 38,000 मोबाइल सेट छीनने की जो वारदातों का जिक्र किया जो ऑफिशियली लिखे हुए हैं, ये तो वो है जो रिपोर्ट हुए हैं। जी, रिपोर्ट हुए हैं, तो क्या अनरिपोर्टेड फिगर्स आप समझते हैं कि क्या होंगे? मैं आपको एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस शहर का एक बाशऊर शहरी होने के नाते, इस शहर के लॉ एंड ऑर्डर से बहुत क्लोज वाकफियत होने के नाते बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ कि शहर में 800 से 1000 मोबाइल फ़ोन रोज़ाना की बुनियाद पे चोरी होते हैं या छीने जाते हैं और ये क्राइम में से मैं समझता हूँ कि हार्डली 20, 25, 30% जो है रिपोर्ट होते हैं। बाकी क्राइम जो है वो अनफॉर्चुनेटली रिपोर्ट नहीं होते और उस पर जो है फिर हमारे दावे आ जाते हैं। मोबाइल हाथ से चला जाए उसके बाद उसको रिपोर्ट करने जाए तो वहां पर भी कुछ देना पड़ जाता है। आम शहरी तो इसी चक्कर में आगे पीछे हो जाता है ना। मैंने हमेशा मीडिया पे ये कहा है कि ये जिम्मेदारी जो है एक्चुअल फिगर्स की जिम्मेदारी हम मोबाइल ऑपरेटर से लें कि 1 महीने के दरमियान कितनी सिमें उन्होंने री इशू की हैं
और किस बुनियाद पे रीइशू की हैं। मेरा ख्याल है अगर ये 2 फिगर्स हमारे सामने आ जाएं तो शहर में जो जराइम की हौलनाक सूरत हाल है वो आपके सामने आ जाएगी। और मैं समझता हूँ कि अरबाब इख्तियार के आंखों के आगे जो पट्टी पड़ी हुई है वो पट्टी हटेगी। आज मैं समझता हूँ कि ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है कि हमें इन क्राइम से रूगर्दानी के बजाय इन क्राइम को ख़त्म करने के लिए, उसके सद्देबाब के लिए जो है वो तवज्जो देने की ज़रूरत है। और किसको सर, किसको तवज्जो देने की लिए ज़रूरत है सर? जो जिसको तवज्जो देनी चाहिए वो इस तरह के बयानात देते हैं कि जनाब आप उनकी हिदायत पर अमल करें। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है सर, आप ये देखिए, अगर ये बयान जराइम पेशा अफराद ने भी सुना होगा, उनको लगा होगा यार हम बादशाह हैं। आपने जो इंडिया की जो इस तरह की गैंगस्टर्स की मूवीज देखी होंगी, वो वैसी किसी से नहीं डरते हैं, फिर आप पुलिस तरह इस तरह के बयान देते हैं, वो तो अपने आप को शहर का वाली वारिस समझेंगे। देखिए, इस बयान की जो असल हकीकत है वो ये है कि लोगों को ये तलकीन की जाती है कि गैर ज़रूरी रेजिस्टेंस जो है वो खुदा न खास्ता किसी हादसे का नतीजा बन सकती है, और ये तंबीह किसी और सूरत में भी की जा सकती थी, लोगों को हिदायत जारी की जा सकती थी। इस तरह ये कहना कि आप डाकुओं के साथ कोऑपरेट करें और ये सामान दे दें, सर ये उस वक्त, मैं आपकी बात आपसे इत्तेफाक करता हूं, लेकिन सर ये उस वक्त कहा जा सकता था जब एक शहरी है, उसको पता चलेगा उसके साथ अल्लाह ना करे कोई हादसा हो रहा है, और वो अगर अपने माल उसको नहीं देगा तो मजीद उसके साथ हादसा हो सकता है। लेकिन उसको यकीन होना चाहिए कि चले मैं अभी तो कोऑपरेट कर देता हूं, 2 दिन बाद हमारी पुलिस इतनी मुतहर्रिक है, इतनी जबरदस्त किस्म की है कि जनाब 2 दिन बाद मेरा जो माल है ना वो मुझे वापस मिल जाएगा। सर शहरी जो सारी जमा पूंजी लगाता है वो कैसे करेगा सर? है, हमें इसकी सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए, और सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, जो अनफॉर्चुनेटली हम नहीं ला पाए सालों साल की मेहनत के बावजूद भी। आज फौरी तौर पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट का जो है वो इनेकाद होना चाहिए। इस शहर को इस मुसलसल अजाब से निजात दिलानी चाहिए। और देखिए, बात यह है कि क्रिमिनल्स जो भी हों, जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती, वो ये समझते हैं कि हमें फ्री हैंड है, हम क्राइम करेंगे ना, हम पकड़े जाएंगे, शहरी हमें रेजिस्टेंस भी नहीं देंगे, और अगर खुदा ना खास्ता पकड़े जाएंगे तो हमारे पास कोई जो है वो सबूत नहीं होगा लोगों के पास। सर अगर आप इजाजत दें, तैमूर तालपुर साहब मौजूद हैं सर, उनसे इनका जवाब लेने की कोशिश करते हैं। तैमूर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर पुलिस तो आवाम की रखवाली के लिए होती है ना, आवाम के जानो माल की हिफाजत के लिए होती है। गुलाम नबी मेमन साहब का भी बयान देख लें, एडिशनल आईजी साहब का बयान देख लें, वो इस तरह कह रहे हैं कि कराची वाले अपने दुश्मन खुद हैं, ताजिर सनसनी फैलाते हैं, शहरी डाकुओं की हिदायत पर अमल करें और पुरसुकून रहें। सर ये ना मुझे वो वक्त याद आ गया जब वो ड्रामा, तो अगर कोई ऐड आ रहा होता था ना कि बच्चों की से अद्वियात को दूर रखें, ठीक है, और डॉक्टर की मर्जी के मुताबिक उनको इस्तेमाल करें, तो ऐसा लग रहा है कोई डॉक्टर मरीज को अहकामात दे रहा है, हिदायत दे रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। पुलिस की अव्वल तरजीह और जिम्मेदारी यही होती है कि उसके शहर के जो सिटीजन हैं वो सेफ रहें, और इसमें ना तो कोई हुकूमत को कोई बहाना लेना चाहिए, ना ही हुकूमत को कोई इसमें सेकंड ऑप्शन होता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर कामयाब ना हुई पुलिस अपना काम करने में, तो बहुत जल्द मुराद अली शाह साहब जो है चीफ मिनिस्टर इस पर एक्शन लेंगे, और उन्हें ऑलरेडी कुछ मीटिंग्स कॉल की थी, उनमें सारे अलग अलग ऑफिसर्स थे जिनको इंडिविजुअली वार्निंग्स मिली हैं। जहाँ जहाँ पर क्राइम है और क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है तो वहाँ पर और मैं समझता हूँ कुछ बेहतरी भी आई है मीटिंग्स के बाद। अच्छा सर, मुझे एक ब्रेकिंग करनी है, आप सर मेरे साथ, मैं थोड़ा माजरत आपसे कर रहा हूँ, फिर मैं वापस आऊँगा, एक सवाल और आपसे करना है। तैमूर साहब, आपकी बात बजा है, जो भी आप कह रहे थे दुरुस्त बात करते, लेकिन सर मैं ये चाहता हूँ आपसे, जराइम ख़त्म करना अपनी जगह पे, जराइम पेशा अफराद की बीखकनी करना वो एक अपनी जगह पे, लेकिन जनाब एडिशनल आईजी अल्ताफ़ हुसैन साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे कि कितना गैर जिम्मेदाराना किस्म का बयान है। आपने किसको तक़वियत दी है इस बयान से कि शहरी मुज़ाहमत ना करें, जैसा वो कह रहे हैं वैसा कर लें? ये बात उस वक्त तक काबिल कबूल हो सकती थी जब वो ये भी कहते कि आपका जो सामान है, मसरूका सामान है, वो आपको वापस मिलेगा, हम आपको एक गारंटी देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ एक्चुअली पुलिस एक ऐसा इलाका है इसमें आपको हर चीज का पता होता है, पर बेसिकली शायद जो मीडिया डीलिंग है उसके लिए पुलिस को एक खास मेरे ख्याल से बनाना चाहिए डिपार्टमेंट जो मीडिया बिजनेस का, जिस तरह फौज में हमारा ISP आ रहा है, क्योंकि मैं समझता हूँ शायद
कुछ ऐसी 2-3 पहले भी स्टेटमेंट्स हमारे डिपार्टमेंट से आई थी पुलिस के, जो मेरे ख्याल से कुछ काबिल कबूल नहीं थी। तो इसके लिए मेरे ख्याल से आपको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को रिव्यू करें जब तक हम कोई ऐसा डिपार्टमेंट बनाए। और अभी आपने देखा खबर आई कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ बरतानिया मुल्क ना चला सकें तो उन्होंने भी जो है इस्तीफा दे दिया। सर ये मुहज़्ज़ माशरों में होता है सर, हमारे यहाँ कहाँ ऐसा है? हमारे यहाँ तो दूसरों को तलकीन की जाती है आप इस्तीफा दे दें, खुद पर बात आती है कौन इस्तीफा देता है? हमारे यहाँ तो ये होता है कि किसी को डेमोक्रेटिक। चलें सर, टाइम की किल्लत है वरना मजीद बात करते। तैमूर साहब हमारे साथ मौजूद थे जरा, और अहमद चुनाय साहब हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे नदीम हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच आप सबका। और की सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि शहरियों को छोड़ दिया गया है जराइम पेशा अफराद के रहमो करम पर, और बड़ा दिलचस्प किस्म का मशवरा पुलिस की सरबराही की जानिब से सामने आया कि आप उनसे कोऑपरेट करें यार, जैसा वो कहते हैं वो कर लें, क्योंकि आप ही के लिए इसमें फ़ायदा है, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अब ये आप पर मुनहसर है कि आप इस फैसले पर या इस मशवरे पर अमल करते हैं। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं नहीं तो इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।